विधानसभा चुनावों के समय बीजेपी नेताओं के लिए प्रचार करने वाले महाराष्ट्र के बीड जिले के एक सरपंच संतोष देशमुख की 9 दिसंबर को निर्मम हत्या की जाती है। संतोष देशमुख को मारने के लिए आरोपी 3.5 फीट लंबे गैस सिलेंडर पाइप, जिसके चारों ओर लोहे के तार लगे हुए हैं, नक्कल डस्टर और लकड़ी के डंडे का इस्तेमाल करते हैं। मृतक के शरीर पर 56 घाव के निशान मिलते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब पीड़ित संतोष देशमुख ने पानी मांगा तो आरोपियों ने उसके मुंह पर पेशाब कर दिया। संतोष देशमुख को मारते समय कथित रूप से वीडियो कॉल कर पूरी घटना एक बाहुबली को दिखाई जाती है। और तो और इस मामले में यह आरोप लगाया जाता है कि सारे आरोपी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे के करीबी हैं। इसे लेकर महाराष्ट्र में बहुत हो हल्ला होता है, प्रदर्शन होते हैं, लेकिन मामले के 1 महीने बीत जाने के बाद भी धनंजय मुंडे अब भी महाराष्ट्र सरकार में बतौर मंत्री बने हुए हैं। ये एक ऐसी खबर है दोस्तों जिसका जिक्र महाराष्ट्र में तो बहुत है, लेकिन देश भर में सैफ अली खान को लेकर जितनी चर्चा हो रही है, शायद उसकी आधी चर्चा भी इस मामले को लेकर नहीं हुई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आज के इस वीडियो में मैं आपको महाराष्ट्र के बीड जिले के एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जिससे आप बीड सहित महाराष्ट्र में मौजूद जातीय संघर्ष और पुलिस की मिलीभगत के बारे में समझ पाएंगे। ये कहानी है बीड जिले के केस तालुका के मस्साजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की। 9 दिसंबर के दिन संतोष देशमुख की हत्या ने बीड सहित महाराष्ट्र में मौजूद जातीय संघर्ष और पुलिस की मिलीभगत के जाल का पर्दाफाश किया है, जिसमें बीजेपी के लिए प्रचार करने वाले संतोष देशमुख की निर्मम हत्या के बाद राज्य की बीजेपी सरकार अब तक चुप है। इस पूरे मामले की शुरुआत होती है 6 दिसंबर को दोस्तों, जब विंड एनर्जी सेक्टर की एक कंपनी अवधा एनर्जी का बीड के मस्साजोग में विंड मिल एनर्जी के एक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। और आरोप है कि 6 दिसंबर के दिन धनंजय मुंडे के करीबी माने जाने वाले वाल्मीकि कराड़ के कहने पर कुछ लोगों ने इस कंपनी से विंड मिल एनर्जी के प्रोजेक्ट को जारी रखने के लिए 2 करोड़ रुपए की मांग की। जो नाम मैंने लिया वाल्मीकि कराड़, ये आप याद रखिएगा, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा, 6 दिसंबर को 2 करोड़ रुपए की मांग इस कंपनी से की गई और बाद में कुल 4 लोग इस कंपनी के ठिकाने पर जाकर अंदर प्रवेश करने की कोशिश वो कर रहे थे। उस समय इस कंपनी के बाहर मौजूद एक सुरक्षा गार्ड अशोक सोनावणे ने इन लोगों को रोकने की कोशिश की। बात हाथापाई तक बढ़ गई और तब इस गार्ड ने अपने गांव के सरपंच को फोन लगाया, उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी। उस गांव के सरपंच थे संतोष देशमुख। जानकारी मिलने पर संतोष देशमुख ग्रामीणों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों समूहों के बीच हल्की झड़प हुई। इस हाथापाई के बाद सरपंच संतोष देशमुख ने गार्ड अशोक सोनावणे, जो दलित समाज से आते हैं, उनके साथ जाकर पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के तहत मामला दर्ज करने की मांग की, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज करने से मना कर दिया। 3 दिन बाद 9 दिसंबर को संतोष देशमुख को एक फोन आता है और उन्हें विवाद सुलझाने के लिए बुलाया जाता है। समाधान की उम्मीद में संतोष देशमुख अपने चचेरे भाई के साथ इस मुद्दे को खत्म करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी को 2 काली स्कॉर्पियो बीच रास्ते में रोक लेती है। यहाँ पर आरोपी देशमुख का अपहरण कर लेते हैं और उनके चचेरे भाई से एनसीपी के स्थानीय नेता विष्णु चाटे को फोन करने कहते हैं। फोन पर चाटे चचेरे भाई को आश्वासन देते हैं कि संतोष देशमुख को जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, कुछ घंटों बाद संतोष देशमुख का शव सड़क के किनारे फेंका हुआ मिला, जिस पर क्रूर यातना के निशान थे। इंडियन एक्सप्रेस में वल्लभ उजारकर की खबर के अनुसार देशमुख के शरीर पर कुल 56 चोटें थी। संतोष देशमुख को मारने के लिए आरोपियों ने 3.5 फीट लंबे गैस सिलेंडर पाइप, जिसके चारों ओर लोहे के तार लगे हुए हैं, नक्कल डस्टर और लकड़ी के डंडे का इस्तेमाल करते हुए। इसके साथ ही कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार संतोष देशमुख को मारे जाने का वीडियो एक शक्तिशाली स्थानीय नेता को लाइव दिखाया जा रहा था। कई रिपोर्ट्स के अनुसार जब संतोष देशमुख की पिटाई की गई और उसने पानी की मांग की तो आरोपियों ने उसके मुंह पर पेशाब कर दिया। मराठा समाज से आने वाले संतोष बीजेपी के कार्यकर्ता थे। उन्होंने लोकसभा चुनावों के दौरान भाजपा उम्मीदवार पंकजा मुंडे और हाल के विधानसभा चुनावों में केस की भाजपा विधायक नमिता मुंदड़ा के लिए सक्रिय रूप से प्रचार किया था। बीजेपी सत्ता में है,
लेकिन इसके बावजूद उनके ही कार्यकर्ता को बीड़ में उनके ही पार्टी के सहयोगी पार्टी एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने बेरहमी से मार दिया। अगर संतोष मराठा समाज से आते हैं तो उन्हें मारने वाले सभी लोग वंजारी समाज से आते हैं। बीड़ में पिछले कुछ समय से मराठा बनाम वंजारी समाज का मुद्दा बड़ा है। मराठा समाज के नेता मनोज जरांगे पाटिल ओबीसी समाज से आरक्षण की मांग करते आए हैं, जिसका ओबीसी समाज विरोध करता आया है। ऐसे में मराठा समाज के आदमी को ओबीसी समाज के अंतर्गत आने वाले लोगों की ओर से मारे जाने वाला मुद्दा एक बहुत बड़ा राजनीतिक विषय बन गया। जगह जगह पर प्रदर्शन होने लगे, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपियों को पकड़ना शुरू किया। एक एक कर जहां आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, तो वहीं स्थानीय लोगों ने मांग की कि धनंजय मुंडे के करीबी माने जाने वाले वाल्मीकि कराड़ को भी गिरफ्तार किया जाए। विपक्ष सहित बीजेपी के भी नेताओं ने यह दावा किया कि जब सरपंच संतोष देशमुख को मारा जा रहा था, उस समय वाल्मीकि कराड़ को ही वीडियो कॉल पर पूरी वारदात लाइव दिखाई जा रही थी। वाल्मीकि कराड़ ने पुलिस के सामने बाद में अपने आप को सरेंडर किया। पुलिस ने विंड मिल कंपनी अवधा एनर्जी से एक्सटॉर्शन के मामले में कराड़ को गिरफ्तार किया और अब उसके खिलाफ महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी मकोका के तहत कार्रवाई की जा रही है। वाल्मीकि करार से जुड़े कई जानकारियां दोस्तों सामने आई हैं जो चौंकाने वाली हैं। फ्रंटलाइन में पत्रकार अमय तिरोडकर ने लिखा है कि वाल्मीकि करार 1980 के दशक से मुंडे परिवार के साथ रहे हैं। सबसे पहले उनकी मुलाकात दिवंगत बीजेपी नेता और धनंजय मुंडे के चाचा गोपीनाथ मुंडे से हुई। जब गोपीनाथ मुंडे राज्य स्तर के नेता बने तो उनके छोटे भाई पंडित अन्ना मुंडे यानी धनंजय मुंडे के पिता बीड़ जिले की राजनीति देखते थे और कराड़ भी उनके करीबी थे। जब धनंजय मुंडे ने 2011 में भाजपा से एनसीपी में जाने का फैसला किया तो बाहुबली कराड़ उनकी छाया बन गए। 2014 के विधानसभा चुनाव में धनंजय मुंडे अपने चचेरे भाई गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे से हार गए थे। उस समय कराड़ ने कसम खाई कि जब तक धनंजय मुंडे परली नहीं जीत लेते तब तक वो जूते नहीं पहनेंगे। 2019 में जब धनंजय मुंडे ने पंकजा मुंडे को हराया तो कराड़ का वादा पूरा हो गया। 2019 में मुंडे पहले उद्धव ठाकरे सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री बने। उस समय कराड़ बीड़ में अपनी ताकत दिखाने लगे। 2023 में मुंडे एकनाथ शिंदे सरकार में कृषि मंत्री बने तो कराड़ ने अपने कामकाज को मुंबई से चलाना शुरू किया और 2024 की जीत के बाद बीड़ में कराड़ का बोलबाला और भी बढ़ गया। इस मामले के सामने आने के बाद बीड़ जिले के अष्टी विधानसभा से बीजेपी के विधायक सुरेश धस ने विधानसभा में अपने भाषण में आरोप लगाया कि धनंजय मुंडे जब एकनाथ शिंदे सरकार में कृषि मंत्री थे तो कृषि मंत्रालय को कराड़ ही चलाते थे। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग में लोगों को अपना काम स्वीकृत करने से पहले कराड़ को भुगतान करना पड़ता था। बीजेपी विधायक ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फर्जीवाड़े का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में 500 करोड़ रुपए फर्जी किसानों और आवेदकों के पास गए और सभी कार्टेल का प्रबंधन वाल्मीकि कराड़ द्वारा किया जा रहा था। इतना ही नहीं दोस्तों, एक दूसरे भाषण में धस ने आरोप लगाया कि वाल्मीकि कराड़ के पुणे में 5 फ्लैट हैं जिसकी कीमत 75 करोड़ है। इसके साथ ही 7 दुकानें हैं जिसकी कीमत 40 करोड़ है। आप लोग दिन रात मेहनत कर निर्मला सीतारमण को टैक्स दे रहे हैं तो वहीं केवल एक बड़े नेता का करीबी बन बाहुबली बन जाने वाले लोग करोड़ों की संपत्ति बना रहे हैं। कराड़ की ताकत आप इस खबर से भी समझ सकते हैं कि जब उनके खिलाफ मकोका के तहत मामला दर्ज किया गया तब भी बीड़ में दुकानों को बंद रखा गया, प्रदर्शन किया गया। कराड़ के सहयोगियों का यह कहना था कि उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है। जब से दोस्तों ये मामला सामने आया है और सभी आरोपियों का कोई ना कोई कनेक्शन एनसीपी के विधायक और साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे से जुड़ रहा है, तब से धनंजय मुंडे की इस्तीफे की मांग लगातार हो रही है। लेकिन मुंडे इसे अपने खिलाफ एक साजिश बता रहे हैं। यहाँ आप सोचिए दोस्तों, उद्धव ठाकरे जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और एक कमिश्नर ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर घूस लेने का आरोप लगाया था, तब इन्हीं बीजेपी के नेताओं ने दिन रात प्रदर्शन कर राज्य के गृह मंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर किया था। अभी जो आरोपी है उनका कनेक्शन ही मुंडे से जुड़ा हुआ है। तो क्या आपको वाकई लगता है कि पुलिस की ओर से कार्रवाई होगी? पीड़ित के परिवार वालों का यह भी कहना है कि पुलिस से बार बार दरख्वास्त लगाए जाने के बावजूद 9 दिसंबर को जब उन्होंने देशमुख के अपहरण की बात पुलिस से कही तो पुलिस ने उसे गंभीरता से नहीं लिया।
इसके साथ ही इस एक कहानी से दोस्तों देखिए कितने पोल खुल रहे हैं। राज्य में लॉ एंड ऑर्डर के खराब होते स्थिति को आप इस खबर से समझ सकते हैं। जो नेता लोग विधानसभा में बैठकर कानून बनाते हैं उनके ही करीबी कानून को तोड़ते हैं, बाहुबली बनते हैं। अगर ये कोई विपक्ष वाला राज्य होता तो अब तक इस मुद्दे को उछालकर सीधे मुख्यमंत्री पर और पूरे सरकार पर सवाल उठाया जाता। इसके साथ ही चाहे मोदी जी कितना भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाले भाषण क्यों ना दे दें, इस खबर से समझ आता है कि क्यों महाराष्ट्र से एक एक उद्योग दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। क्योंकि अगर आपको यहां रहना होगा तो करोड़ों रुपए केवल बाहुबलियों को देना होगा। और सबसे बड़ी सीख उन कार्यकर्ताओं के लिए है जो दिन रात नेताओं के गुणगान गाते नहीं थकते। राज्य में सरकार का नेतृत्व बीजेपी कर रही है, मुख्यमंत्री बीजेपी का है। बीजेपी के लिए प्रचार करने वाले कार्यकर्ता की मौत हुई है, लेकिन जिस नेता से आरोपियों के संबंध जोड़े जा रहे हैं उसको बचाने का काम पूरा सरकार कर रही है। देवेंद्र फडणवीस के नई सरकार के सामने यह मामला एक बड़ा चैलेंज के रूप में उभरा हुआ है। अपनी साख को साफ रखने के लिए फडणवीस क्या करेंगे? क्या महाराष्ट्र कैबिनेट में कोई फेरबदल देखने मिलेगा? क्या आरोपियों को वाकई सजा और पीड़ित के परिवार को न्याय मिलेगा? इस पर हमारी नजर बनी होगी। दोस्तों, ये कोई वासेपुर या फिर मिर्जापुर वाले कहानी से कम नहीं है जो वेब सीरीज का एक हिस्सा बनते हैं कि गद्दी के नाम पर किस तरह से नेता और उनके बाहुबली आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है वो आप इस खबर से समझ सकते हैं। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन आप बताइएगा कि इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं। क्या आपको वाकई लगता है कि ये जो आरोपी हैं वो इतने बड़े और ताकतवर नेता के साथ में है तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? आप इस पूरे वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने अब तक सोहित मिश्रा ऑफिशियल इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, क्योंकि हम इस तरह के वीडियोस आपके सामने लाते हैं जो शायद टीवी से कोसों दूर है। इसके साथ ही साथ अगर आप हमारी सहायता करने चाहते हैं तो आपको चैनल पर अभी आपके स्क्रीन पर एक QR कोड दिख जाएगा। बाय मी अ कॉफी का लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा। उसके जरिए भी आप हमारी सहायता कर सकते हैं ताकि हम इस तरह के वीडियोस आगे और भी बनाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।